हेलो जिनेस, क्या आपको पता है कि हम जो नमक खाते हैं वो हमारे शरीर के लिए था ही नहीं। इस नमक के लिए महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश कार्रवाई का विरोध करने और असहयोग का एक व्यापक अभियान शुरू करने के लिए 1930 में नमक मार्च का आयोजन किया, जिसने अमेरिकी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर सहित कई भावी नेताओं को प्रेरित किया था। नमक की लड़ाई के लिए कई आंदोलन किए गए। लास्ट वाला बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके पहले भारत में ये नमक नहीं खाते थे। मोहनदास करमचंद गांधी को असहयोग आंदोलन की अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण लगभग 2 साल की कैद के बाद 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया था। आंदोलन उन्होंने 1920 में ब्रिटिश शासन के विरोध को जगाने के एक सफल प्रयास के रूप में शुरू किया था। गांधी जी, जिन्होंने महात्मा गांधी या महान आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, अपनी रिहाई के बाद राजनीतियों से संन्यास ले लिया और अपने आश्रम, एक आध्यात्मिक आश्रम या कानून में लौट आए और खाद घर में कटा हुआ कपड़ा काटने, हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ावा देने और ग्रामीण जीवन के नैतिक और आर्थिक उत्थान के लिए खुद को समर्पित कर दिया। परिणाम स्वरूप भारत में राजनीति में सुस्ती छा गई। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मजबूत हुआ था और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में और मजबूत हुआ था, एक सक्रिय राष्ट्रीय नेता के बिना हरा गया। फिर भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सदस्य जानते थे कि गांधी देश में सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत नेता थे। उनकी सेवा निवृत्ति के दौरान भी राजनीतिक नेता लगातार उनके संपर्क में रहे और उनके साथ प्रचारू मात्रा में प्रचार किया। पार्टी पदाधिकारियों ने उनसे सक्रिय राजनीति में लौटने और राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व फिर से संभालने का आग्रह किया। कांग्रेस पार्टी पर नए नेतृत्व का नियंत्रण हो रहा था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस एक नया असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे, लेकिन गांधी ही एकमात्र व्यक्ति थे जो इस तरह के आंदोलन का नेतृत्व कर सकते थे। गांधी ने राजनीतिक से संन्यास लेने के बाद से राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत जोरदार नहीं रहा था और कई भारतीयों ने अंग्रेजों के साथ सहयोग किया था। और जब सरकारी विधानमंडलों और एजेंसियों में सेवा दे रहे थे, भारतीय राजनेताओं द्वारा सक्रिय विरोध के अभाव के परिणाम स्वरूप अंग्रेज भारतीय अधिकारों की अनदेखी करते रहे। उदाहरण के लिए 1927 में अंग्रेजों द्वारा स्थापित विधान परिषदों पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं किया था। इसके वजह इस परिषदों पर अंग्रेजों और उनके द्वारा नियुक्त लोगों का प्रभुत्व था। ब्रिटिश न्यायाधीश न्याय व्यवस्था को नियंत्रित करते थे और सभी वरिष्ठ पुलिस और सैन्य अधिकारी अंग्रेज थे। अंग्रेज रोजाना भारतीयों का अनादर करते थे, उन्हें लगभग सभी ब्रिटिश सामाजिक कलहों से प्रतिबंधित कर दिया और विशेष अवसरों को छोड़कर उनकी संगति से दूर रखा। संक्षेप में, भारतीयों के साथ अपनी ही धरती पर विदेशियों जैसा व्यवहार किया जाता था और उन्हें एक ऐसे ब्रिटिश राज शासन द्वारा दबा कर रखा जाता था जिसे एक मजबूत पुलिस बल और सेना का समर्थन प्राप्त था, जिसका वित्त शोषण भारतीयों को कर्म से करना पड़ता था। स्थिति तभी बदलेगी जब भारतीय सक्रिय रूप से इसका विरोध करेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन में पुनः स्थान का अवसर 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्तियों के साथ आया। यह कमीशन पूरी तरह से ब्रिटिश राजनेताओं से बना था, जिन्हें 1919 के संविधान की कार्यप्रणाली का आकलन करने और सुधारने के अगले चरण को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह करने के लिए भारत भेजा गया था। अंग्रेजों ने इस कमीशन में एक भी भारतीय की नियुक्ति न करके भारतीयों में रोष भड़काया था, जिसे नक्सलवादी अपमान माना गया था। अपनी अस्वीकृतता दिखाने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्यों ने 1930 में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के पहले सत्र में भाग लेने से इनकार कर दिया ताकि विभिन्न धार्मिक और अन्य हित समूहों के भारतीयों को अंग्रेजों के साथ इस बात पर चर्चा करने का मौका मिल सके। संविधान कैसे लिखा जाना चाहिए। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने वास्तव में अपना संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू की 1928 की नेहरू रिपोर्ट तैयार कर लिया था और धमकी दी थी कि अगर अंग्रेज भारत को डेओमी नियम का दर्जा नहीं देते, जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जितना स्वतंत्र हो जाता, तो भारत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगा। 1928 के अंत में जब गांधी जी ने सक्रिय भागीदारी फिर से शुरू की तो ये घटनाएं कई भारतीयों के मन में थी। कांग्रेस पार्टी और गांधी जी दिसंबर 1929 में मिले और 1920 के असहयोग आंदोलन की तरह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि यह अभियान अंग्रेजों को भारत के अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग पर ध्यान देने के लिए मजबूर करेगा। यह तय करना गांधी जी पर छोड़ दिया गया कि अभ्यास कैसे शुरू, कब शुरू होगा, और उन्होंने तय किया कि केंद्रीय मुद्दा नमक होगा। कई लोग इस बात से हैरान थे कि गांधी ने शाही शासन का विरोध करने के लिए इसे यही मुद्दा चुना, लेकिन नमक पर भारी कर सरकार का एक अधिकार था और इसलिए सभी भारतीय इस पर कर लगाने के विरोध को समझ सकते थे। आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने अपने 11 सूत्री मांगों के माध्यम से सरकार को शांति का प्रस्ताव दिया, जिसमें सामाजिक सुधार और सैन्य खर्च में कमी जैसे अभ्यास सुधार शामिल थे। मांगों को अस्वीकार कर दिया। 5 मार्च को गांधी जी अपने आश्रम में घोषणा की कि वह और उनके अनुयायियों का एक समूह भगवत गीता, एक हिंदू पवित्र ग्रंथ की प्रतियां लेकर तट पर मार्च करेंगे। एक बार जब वे समुद्र पर पहुंच गए तो वे नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे, जानबूझकर भारत में ब्रिटिश शासन को कमजोर कर देंगे। गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन, जिन्हें लॉर्ड हेलिफैक्स के नाम से भी जाना जाता है, को सूचित किया कि उन्होंने नमक कानूनों के मुद्दे पर आधारित सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। और 12 मार्च को उन्होंने और उनके 69 अनुयायियों ने समुद्र की ओर अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने 25 दिनों में 240 मील की यात्रा की। 5 अप्रैल 1930 को हिंद महासागर में दांडी पहुंचे। अगली सुबह वे समुद्र तट पर गए और नमक से सनी
कुछ मिट्टी उठाई। गांधी जी की महीने भर की पद यात्रा से शुरू हुआ नमक आंदोलन अगले 2 महीने तक यानी मानसून के मौसम की शुरुआत तक चला। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने गांधी जी द्वारा कानून तोड़ने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने वायसराय को पत्र लिखकर पास के हरसन सल्ट वर्क पर छापा मारने की योजना की सूचना दी तो गांधी जी और सभी कांग्रेस नेताओं को 5 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। 1827 के एक ऐसे कानून के तहत कैद किया गया था जिसके तहत किसी मुकदमे या निश्चित सजा की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें 26 जनवरी 1931 तक जेल में रखा गया। नमक मार्च और उनके बाद शुरू हुआ असहयोग आंदोलन विश्वव्यापी मंदी की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ। यातायात अपना माल नहीं बेच पा रहे थे, काश्तकार अपनी फसलें से इतना नहीं कमा पा रहे थे कि अपना किराया चुका सके, जमींदार और खेतिहर मालिक अपनी जमीन का राजस्व नहीं दे पा रहे थे और यहाँ तक कि सरकार को सभी कर्मचारियों की संख्या और वेतन में कटौती करनी पड़ी। नमक मार्च से एक सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रेरित किया जिसमें बड़ी संख्या में इन असंतुष्ट लोगों ने भाग लिया। नमक सत्याग्रह अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान के नाम से भी प्रसिद्ध नमक मार्च ने देश के लगभग हर प्रांत को प्रभावित किया। यहाँ तक कि लोग गांधी जी के साथ एकजुटता के प्रतीकात्मक संकेत के रूप में स्थानीय नदियों में पानी उबालने भी गए। सब रक्षात्मक मुद्रा में आ गई। स्वयं सेवकों ने नमक बनाने वालों को घेर लिया ताकि बिना हिंसा के कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार करना असंभव हो जाए और कांग्रेस पार्टी ने किसी भी हिंसक घटना का विस्तार से प्रचार किया। तो इन अभियान के माध्यम से आंदोलन के प्रति जबरदस्त उत्साह और सरकार के प्रति घृणा पैदा हुई। गांधी जी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीतिक पहली कदम हासिल कर ली थी और पूरा भारत स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित हो गया था। नमक इस अभियान का प्रतीक था, लेकिन यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एकमात्र हिस्सा नहीं थी। नमक अभियान तट तक की सीमित थी, लेकिन विदेशी कपड़ों के बहिष्कार ने पूरे देश में जोर पकड़ लिया। प्रदर्शनकारियों ने विदेशी कपड़ों के भंडार को सील करके और उन्हें ले जाने की कोशिश करने वाले व्यापारियों को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करके विक्रेताओं और खरीदारों पर दबाव डाला। भारत के विदेशी कपड़ा व्यापार के प्रमुख केंद्र साल के अधिकांश समय लगभग ठप रहे और आयात में भारी गिरावट आई। नमक आंदोलन ने कई छोटे छोटे अभियानों को गति दी जो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग थे और स्थानीय शिकायतों से जुड़े थे। भारत के पश्चिम में गुजरात में लोगों ने भू राजस्व कर देने से इनकार कर दिया और सरकारी कर्मचारियों का सामाजिक बहिष्कार शुरू कर दिया। उनमें से कई कर्मचारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। मध्यम प्रांतों में लोगों ने वन नियम की अवहेलना करते हुए पेड़ों को जलाया और घास काटी। बिहार में लोगों ने शराबबंदी कानून तोड़े। मुंबई शहर में कांग्रेस पार्टी ने लगभग शहर पर नियंत्रित कर लिया। जैसा कि घरेलू मामले के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारी ने कहा, संख्या अनुशासन संगठन और यातायात नियम के पुलिस के सामान्य कार्यों की अपेक्षा ने मिलकर कांग्रेस आंदोलन की शक्ति और सफलता की एक स्पष्ट छाप छोड़ी है। ब्रिटिश प्रशासन महीने तक पतन के कगार पर रहा। गांधी ने एक ऐसे जन आंदोलन को प्रेरित और आरंभ किया जो भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। अंग्रेजों ने 60,000 लोगों को कैद किया, लेकिन लाखों लोगों ने इस अभियान के बारे में सुना, विदेशी कपड़ा खरीदने से प्रेरित किया, कांग्रेस पार्टी को दान दिया या अनगिनत सभाओं में शामिल हुए। सेना के कुछ सैनिकों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। सरकार चिंतित थी कि पहली बार विरोध प्रदर्शन शहरी के साथ साथ ग्रामीण आंदोलन भी बन गया था, जिन्होंने इस तथ्य का भी महत्वपूर्ण माना कि गांधी के अभियान ने इतिहास में पहली बार उच्च वर्ग और शिक्षित महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने अपने पतियों या परिवार के पुरुष सदस्यों के काम को जारी रखा। जो जेल गए उनमें से कुछ तो स्वयं भी जेल गए। यह दृष्टिकोण में एक अभिहिंसनीय परिवर्तन को दर्शाता है। गांधी द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने से पहले एक भयानक शर्म की बात होती थी, लेकिन जब लोग स्वेच्छा से पुलिस की अवहेलना कर रहे थे और स्वतंत्रता के नाम पर अपराध कर रहे थे। इसके अलावा इस आंदोलन में बच्चे सहित सभी उम्र के लोग शामिल थे जो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी बन गए। सभी वर्गों और उम्र के इतने सारे लोग की भागीदारी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रतिष्ठा में जबरदस्त वृद्धि हुई और लोग गर्व से खुद को गांधी का अनुभवी कहने लगे। जनता को लगने लगा कि आजादी नजदीक है और भारतीय इस बारे में बात करने लगे कि अंग्रेजों के जाने के बाद क्या होगा। जिन राजनेताओं ने आंदोलन का समर्थन नहीं किया था और जो संविधान सुधार के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे और उन्हें अक्सर उनकी इच्छा के विरुद्ध अंग्रेजों के विरोध में धकेल दिया गया। इस मोड़ पर देश के मुस्लिम नेताओं में से एक सुअर मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने हमेशा गांधी की रणनीतियों का विरोध किया था, भारत छोड़कर इंग्लैंड में बस गया। सुअर नमक मार्च और उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन एक बड़ी सफलता की। ब्रिटिश सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार बल प्रयोग करना पड़ रहा था और इस बल प्रयोग ने उसे भारतीय जनता के साथ और भी अधिक अभियानपूर्ण बना दिया। अंग्रेजों ने देश में अपना सारा नैतिक अधिकार खो दिया। कांग्रेस पार्टी की पहचान देश की सबसे प्रतिनिधित्व राजनीतिक संख्या के रूप में होने लगी। नमक मार्च का राष्ट्र के मनोवैज्ञानिक पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। सभी वर्गों और उम्र के भारतीय अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के लिए तैयार हो गए। इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में महिलाएं किसी राजनीतिक आंदोलन में शामिल हुई। पूरा देश संगठित हो गया था और ब्रिटिश साम्राज्य की अवहेलना करते हुए गांधी जी की समुद्र की ओर कूच की तस्वीर दुनिया के सभी प्रमुख अखबारों के पहले पन्ने की खबर बन गई। गांधी हर जगह राष्ट्रवादियों के नायक बन गए, यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी उन्हें कई लोगों की प्रशंसा मिली। 1921 तक आंदोलन ने अंग्रेजों और भारतीयों दोनों को थका दिया था। गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जेल से रिहा होने के बाद गांधी ने वायसराय को पत्र लिखकर एक बैठक और युद्ध विराम का अनुरोध किया।
लॉर्ड इरविन सहमत हो गए और परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, हुआ। गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में ऐसा किया। हालांकि गांधी के अतः सम्मेलन को विफल माना, लेकिन 1935 के भारत सरकार अधिनियम जो बैठक से निकला ने प्रबंधकों को प्रस्तुत स्वतंत्रता प्रदान की और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आगमन का पूरा घास दिया। अंग्रेजों का भारत पर अभी भी शासन था, लेकिन गांधी ने भारतीयों को इस हद तक संगठित कर लिया था कि इस विशाल भूमि पर विदेशी प्रभुत्व के दिन स्पष्ट रूप से गिने जा रहे थे। पहले भारत में लोग सेंधा नमक खाते थे। शरीर के लिए सेंधा नमक को सामान्य नमक से बेहतर माना जाता है। सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा कम होती है और यह आयोडीन की कमी को पूरा करने में मदद करता है, साथ ही पाचन में भी सुधार करता है। इसलिए अंग्रेजों ने हम लोगों को सेंधा नमक से दूर रखा और सुअर मोहम्मद अली जिन्ना ने हमेशा गांधी जी के आंदोलन का विरोध किया। अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक सब्सक्राइब जिन्नों को 100 जूते खिला सकता है।